हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में संपूर्ण किताब के 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज हम पहले चैप्टर से लेकर के आपके 13वें चैप्टर यानी पूरे बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबका निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है भैया कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा ये सब चीज भी हम लिख दे रहे हैं कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, चलिए ध्यान से समझना। अब भैया देखिए, सेब को आभासी फल क्यों कहा गया है। इसको आभासी फल भी कहा जाता है, झूठा फल भी कहा जाता है, मिथ्या फल भी कहा जाता है। ठीक है, कई नाम हैं। तो देखिए जनरली होता क्या है कि भाई अंडाशय का जो परिपक्व भाग होता है, अंडाशय का परिपक्व भाग ही क्या बनाता है भैया, तो फल का निर्माण करता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां सेब में इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि हमने बताया कि भैया निषेचन के बाद क्या होता है कि अंडाशय ही फल का निर्माण करता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों जब क्या हो जाए कि निषेचन के बाद भाई मतलब फल का जो निर्माण है वो अंडाशय के परिपक्व भाग से ना होकर के, अंडाशय से ना होकर के बल्कि पुष्प के जो अन्य भाग हैं वही फल में तब्दील हो जाएं, यानी वही फल का निर्माण कर दें, तो ऐसे फल को झूठा फल कहते हैं। हमने क्या कुछ कहा समझ में आया। हमने बताया कि निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है, लेकिन जब निषेचन के बाद फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर के पुष्प के अन्य भाग, जैसे भाई इसमें पुष्पासन हो गया, ठीक है, दलपुंज हो गया, तो ये सारे भाग मिलकर के ही फल का निर्माण कर दें, तो उस फल को ही कहते हैं सत्य फल, मतलब झूठा फल या आभासी फल। ठीक, अब चलिए समझते हैं कि निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। हमने बताया ना कि भैया अंडाशय से फल का निर्माण होता है, वह पुष्प के जो शेष भाग होते हैं, अब जैसे बाह्य दल हो गया, दलपुंज हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है, ये झड़ जाते हैं और ऐसे फल को सत्य फल कहा जाता है। क्योंकि कभी कभार पूछ लेगा सत्य फल क्या है और असत्य फल क्या है, तो सत्य असत्य फल में अंतर भी पूछा गया है। तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है, लेकिन फिर अब आगे है क्या है कि लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल या झूठा फल या मिथ्या फल कहते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से भैया पुष्पासन भाग ही क्या करता है, फल की रचना करता है। इसमें यही पूछा था कि इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन ही फल की रचना करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया भैया कि आभासी फल या झूठा फल क्या है। जैसे में बच्चों अगर एग्जाम्पल भाई, तो यहां पर पूछ ही लिया गया था कि सेब को ही क्यों कहते हैं, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक, ये सब किसमें आते हैं, आभासी फल में आते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना, जो सत्य फल है उसका निर्माण अंडाशय से होता है और जो असत्य फल है या झूठा फल है या आभासी फल या मिथ्या फल उसका निर्माण अंडाशय से ना होकर के पुष्प के अन्य भाग से होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया अब आप स्क्रीनशॉट जल्दी लेते चलना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेने की अब जरूरत भी नहीं है, बस आप फोकस करिए, इतना कहेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि भैया अगला क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको हम ऑलरेडी भी करवा चुके हैं और 1 शॉट में तो सब कुछ समझाया है, लेकिन अब यहां पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब हमको। तो बहुभ्रूणता, देखिए नाम में ही बहुत कुछ है, बहुभ्रूणता, बहुत सारे भ्रूण। देखिए होता क्या है कि भैया साधारणतः आपको देखने को यह मिलेगा
कि कोई भी बीज है तो उनमें एक ही भ्रूण होता है, ठीक। लेकिन जब बीज में क्या हो जाए भैया, एक से अधिक भ्रूण हो, ठीक है, जो बीजांड होता है तो उसके जो भ्रूण कोश में क्या हो, अत्यधिक भ्रूण हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, बहुभ्रूण कहेंगे, और यह घटना ही बहुभ्रूणता कहलाती है, ठीक है। तो जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होता है, अभी हमने बताया ना कि साधारणता ऐसा होता है कि एक बीज में एक ही भ्रूण होगा, लेकिन बच्चों जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होता है तो इस प्रक्रिया को ही बच्चों बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि बीजांड में जब एक से अधिक भ्रूण कोश होगा तो भ्रूण कोश में ही भ्रूण होता है। अब जैसे भैया पाइनस हो गया, संतरा। अब यहां पर भाई कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ लेता है, क्वेश्चन ये करता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, तो ध्यान से समझिए भैया, तो इस बात को अच्छे से याद रख लेना बबुआ कि बहुभ्रूणता की खोज, बहुभ्रूणता की जो खोज है भैया वो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने किया था भैया। किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में किया था, ठीक है। किसमें किया था भैया? तो संतरे में। तो सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने ही बहुभ्रूणता को संतरे में भाई खोजा था, ठीक है। आई बात समझ में कि बहुभ्रूणता क्या है और बहुभ्रूणता की खोज किसने किया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा लाजवाब है, तो भैया इसको तो अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे कि दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कहेगा बच्चों द्वि निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। अब देखिए भैया परिभाषा लगेगा कि आपको भाई लंबा है, एक लाइन का भी है, लेकिन एक लाइन में हम शॉर्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि ये भैया ज्यादातर आपका 2 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में पूछता है, ठीक है। देखिए दोहरा निषेचन क्या है कि पराग नलिका में दोनों जो नर केंद्रक होते हैं नर युग्मक की तरह व्यवहार करेंगे तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहां पर अगर देखा जाए एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हो रहा है, इस प्रक्रिया को ही भैया दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन कहते हैं। अब समझना है भैया, यहां पर आपको यह समझना है, ठीक, एक ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका, तो भैया पराग नलिका में जो नर युग्मक मतलब नर केंद्रक होता है, जो नर केंद्रक होता है वो एक नर युग्मक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। जिनमें से भैया ध्यान से समझना, इसमें भाई जो दोनों ये 2 नर केंद्रक होते हैं, ठीक, और ये नर युग्मक की तरह व्यवहार करेंगे, जिसमें एक जो नर युग्मक होगा, ध्यान समझना, यही कहना कि एक जो नर युग्मक होगा, ये फर्स्ट वाला जो नर युग्मक है वो किसके साथ संलयित हो जाएगा? तो भैया वो हो जाएगा अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका के साथ। इसी तरह से जो दूसरा नर युग्मक होगा वो किसके साथ? द्वितीयक केंद्रक से निषेचित होगा, द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहां तो भैया एक बार अगर देखें तो यहां निषेचन हो रहा है और दूसरा निषेचन इधर हो रहा है, तो यहां पर भैया एक बार में ही क्या है, 2 बार निषेचन की घटना हो रही है, ठीक है। इसीलिए इस घटना को द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है। और दोहरा निषेचन जो है अगर हम बात कर लें तो ये
जो आवृतबीजी पौधे हैं उनमें ही ये घटना देखने को मिलती है। चलिए स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए भैया, काम की चीज है। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र जिसको कहते हैं क्या है, और आवर्त चक्र को कौन कौन भाई कौन से हार्मोन्स नियमन करते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आवर्त चक्र किसे कहते हैं, या इसी को भैया मासिक चक्र कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, होता क्या है। अब देखिए अगर हम बात कर लें तो मेल गैमेट्स में जो होता है अर्थात मादा में जो अंडाणु होता है इसका निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। यानी मादा में अंडाणु का निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे भैया क्या कहते हैं, आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्त्री में यह 12 से बात करें 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में भैया ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भाई आपका टॉपिक छोटा है 2 नंबर वाला, तो इसी हिसाब से लिखेंगे। और जब पहली बार भैया आवर्त चक्र यानी पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है किसी भी मतलब मादा में, तो उसे रजो दर्शन कहा जाता है, और जब लास्ट टाइम होता है रजो निवृत्ति कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान देना। और यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को क्या है, दर्शाता है। यानी इसी दरमियान क्या होता है भैया कि अंडाणु रिलीज होते हैं, यानी अंडाणु भाई जो अंडाशय से मोचित होते हैं यानी बाहर निकलते हैं। ठीक है, तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। और आवर्त चक्र का नियमन करने वाले जो हार्मोन्स हैं LH होता है और FSH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये 2 प्रमुख हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया भैया कि मासिक चक्र क्या है। तो बस इतना ध्यान देना कि मादा में प्रत्येक 28 दिन के बाद अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो 28 दिन के चक्र में निर्माण होता है, तो ये जो साइकिल होता है यही चक्र ही मासिक चक्र कहलाता है। उस दरमियान ये क्या दर्शाता है, तो उस दरमियान भी मादा गर्भ धारण के लिए सक्षम हो जाती है। यानी उस टाइम अगर कोई जैसे स्पर्म होता है, अगर ओव्यूल यानी अंडाणु से मिल जाएगा तो भैया फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। वही अगर नहीं मिल पाता है तो वही ब्लड क्लोटिंग के रूप में अर्थात रक्तस्राव के रूप में वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया ही क्या होती है, मतलब मासिक चक्र कहलाता है। ठीक, चलिए आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अपरा क्या है, रटने की जरूरत नहीं, बस समझना है बच्चों, इतना याद रखना। अपरा किसे कहते हैं और अपरा के मुख्य कार्य, ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के नजरिए से। अपरा किसे कहते हैं, अब यहां पर ध्यान से समझना, एक फिगर में हम आपको समझाते हैं। जैसे ये क्या है, गर्भ है। ठीक है, ये गर्भाशय है, यूट्रस है, और इसमें क्या है, एक भ्रूण है। ये भ्रूण है। ठीक है, इसमें परिपक्व हो रहा है, और इसके भाई इसी तरह से एक जो ट्यूब होती है यानी एक नली के माध्यम से इसको पोषण मिलता रहता है। ठीक है, तो देखिए अपरा होता क्या है, अपरा है क्या, तो ऐसा अंग जिसके द्वारा, मतलब ऐसा अंग या वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को मादा के अर्थात मां के, या यूं कह सकते हैं ठीक, मां के रक्त से पोषण मिलता है, उस अंग को ही क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। या इसी को हिंदी में भैया, हिंदी में ही इसे पूछ लेता है प्लेसेंटा, ऐसे पूछ लेगा प्लेसेंटा क्या है, जबकि ये अंग्रेजी वर्ड होता है लेकिन हिंदी में ही पूछ लेता है। हमने क्या बताया कि वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के या मां के वही रक्त से पोषण की प्राप्ति होती है, वो अंग ही अपरा कहलाता है।
जैसे भाई अब इसको भाई जो कुछ भी पोषण वगैरह होगा वो ब्लड, माँ के ब्लड के द्वारा ही मिलता है, ठीक। क्योंकि देखा होगा कि जो प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो शिशु पल रहा होता है, अर्थात जो भ्रूण पल रहा होता है, उसको पोषण माँ के रक्त से ही मिलता है, ठीक है। इसी कारण उस दरमियान ब्लड की कमी हो जाती है। तो वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित जो भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को ही भैया अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। अब सबसे जरूरी होता है प्लेसेंटा के कार्य, कि प्लेसेंटा जो होता है, ये अपरा जो होता है, उसका कार्य क्या है। पहला काम, इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन मिलता है। तो भैया माँ के रक्त के द्वारा ही, क्योंकि माँ के अगर रक्त में बात करें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और उसमें O2 होता है, ऑक्सीजन, तो उसको जो ऑक्सीजन और पोषण मिलता है रक्त के द्वारा ही। तो पहला हो गया, इसके द्वारा ही पोषण और ऑक्सीजन मिलता है भ्रूण को। दूसरा है, इसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं, ठीक। मतलब जो इस भ्रूण के अंदर उत्सर्जी पदार्थ होगा, लाइक दैट, जैसे CO2 हो गया, अन्य उत्सर्जित पदार्थ, यूरिया वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे अगर स्टोर हैं, तो ये अपरा के द्वारा ही फिर से उसे माँ के ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तीसरा है, अपरा द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है वो गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। तो ये हो जाएगा भैया अपरा के कार्य। आई बात समझ में? चलिए भैया जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य। ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन भैया आपके हर साल पूछे जाते हैं, इतना याद रखना। ना यकीन हो तो चाहे जिस भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आनाकानी नहीं करना, अच्छे से एक बार में समझ लेना है कि ये सारे क्वेश्चन आपके चाहे 23 का देखो, 24 का पेपर देखो, 22 का देखो, हर साल पूछे गए हैं, ठीक है भाई। चिकित्सीय सगर्भता समापन, इसी को शॉर्ट में कहता है MTP। क्या बोलता है? MTP। ऐसे पूछ लेगा, ऐसे ही पूछ लेता है, या MTP का फुल फॉर्म पूछ लेगा। MTP क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल यानी चिकित्सीय तरीके से, टर्मिनेशन यानी समापन होता है प्रेगनेंसी, सगर्भता जिसको भाई गर्भधारण, गर्भावस्था बोलते हैं, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। MTP इसका फुल फॉर्म होता है। अब MTP होता क्या है थोड़ा समझिएगा, ठीक, क्योंकि बायोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की जरूरत है। तो MTP एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें भ्रूण को परिपक्व होने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। हमने क्या बताया? MTP एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रक्रिया है भैया, जिसमें भ्रूण को परिपक्व होने से पहले ही गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं सगर्भता चिकित्सीय समापन। और यह प्रक्रिया भाई प्रथम तिमाही कह लें या 12 सप्ताह तक ही क्या होता है कि भैया कराने योग्य होता है, नहीं तो उसके बाद ये नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि भ्रूण काफी हद तक बन चुका होता है। और ऐसे टाइम उसके बाद करवाना ये कानूनन बहुत बड़ा अपराध भी माना जाता है, ठीक है, ध्यान देना। तो चलिए लिखेंगे, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही, हमने वही चीज बताया कि गर्भावस्था पूरे मतलब पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब जो 9 माह का टाइम पीरियड होता है वो पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है, ठीक, यानी जिसको एबॉर्शन कहते हैं। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही या यूं कह लें 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन करना होता है। मतलब इस भाई अगर हम बात करें तो इसको करवाने का भी कुछ कारण होता है, ठीक है, जो दिया गया है। लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग भैया
कन्या भ्रूण हत्या में किया जा रहा है, क्योंकि सबको चाहिए बेटा भाई, इसीलिए गर्भ में बहुत ज़्यादा भाई कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है। ठीक है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का भी कानून बनाया है, लेकिन फिर भी चोरी चोरी भैया ये काम हो रहा है। समझ में आ गया कि सगर्भता चिकित्सीय समापन क्या होता है। तो ये कानूनन जुर्म है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जब ये आवश्यक हो जाता है। कभी कभार पूछा जाता है गर्भ मतलब सगर्भता चिकित्सीय समापन आवश्यक कब हो जाता है। तो पहला देखिए यहां पर भाई बलात्कार की स्थिति में, बलात्कार की स्थिति में गर्भधारण, मतलब जैसे भैया किसी का बलात्कार रेप वगैरह हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर गर्भधारण होता है तो भैया समाज एक अलग ही नज़रिए से उसको देखेगा, क्योंकि होता है ना कि भाई अगर हम देखा जाए तो मतलब पता नहीं होगा कि हाँ इनके पिता कौन है माता कौन है, तो मतलब एग्जैक्ट कुछ ऐसा होगा नहीं। ठीक, तो वो भाई कानून और बात कर लें समाज के निगाह में वो मतलब कोई उसको अपनाएगा नहीं, इतना याद रखना। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज करवाया जा सकता है, तब कानूनन अपराध नहीं होगा। दूसरा चीज, जैसे शिशु में कोई जन्मजात रोग हो, शिशु में कोई जन्मजात रोग हो, भाई कोई बीमारी हो जो जन्मजात हो, तो ऐसे केसेस में हो सकता है। या फिर हमने बताया ना कि भैया कि असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध, यौन संबंध के द्वारा गर्भधारण, मतलब क्या है भैया कोई घातक बीमारी लाइक दैट, जैसे एड्स वगैरह हो गया, अन्य कोई ऐसी, तो ऐसे केसेस में भी करवाना आवश्यक हो जाता है। या फिर भैया कि गर्भ निरोधक गोलियों के विफल होने पर, गर्भ निरोधक जैसे कोई दंपति मतलब कोई पति पत्नी भाई मान लेते हैं कि उनको संतान नहीं चाहिए, तो कोई गर्भ निरोधक औषधि जो होती हैं के विफल होने पर, भैया उनको संतान नहीं चाहिए, उन्होंने गर्भ निरोधक औषधि का प्रयोग किया था लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी करवाया जा सकता है, वो स्वेच्छा से करवा सकते हैं। तो गर्भ निरोधक औषधि के विफल होने पर, तो ऐसे केसेस में भी अगर प्रेगनेंसी होती है तब ये कराया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में ये अपराध नहीं माना जाएगा, नहीं तो ये कानूनन जुर्म है, बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है भैया उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उल्ब वेधन अंग्रेजी शब्द है एमनियोसेंटेसिस, लेकिन हिंदी में ही पूछता है ऐसे ही। उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस क्या है, या इस पर टिप्पणी लिखने को पूछेगा। अब इसको भी थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं, बड़ा प्यारा सा ही टॉपिक है। जैसे भैया ये कोई क्या है, गर्भ है। अब इसमें हमने बताया ना कि कोई ये भ्रूण है जो इसमें पल रहा है, ठीक, कोई भ्रूण पल रहा है। तो ध्यान देना, जो एमनियोसेंटेसिस या उल्ब वेधन होता है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्या होता है कि गर्भावस्था में, जैसे ये गर्भावस्था है तो भैया एक लेयर होता है, एक झिल्ली होती है। जैसे ये भ्रूण पल रहा है तो इसके चारों ओर झिल्ली होती है, और झिल्ली के बाद ही भैया जैसे यहां पर ये अंदर क्या है, भ्रूण है, ठीक। तो जो झिल्ली होती है तो इसमें एक द्रव भरा होता है, जिसको इस द्रव को बोलते हैं एमनियोटिक, एमनियोटिक द्रव। क्या कहते हैं, एमनियोटिक द्रव। तो इसमें होता क्या है, इस तकनीक में भाई गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे जो भ्रूण होता है उसके चारों तरफ एमनियोटिक द्रव को एक इंजेक्शन की सहायता से निकाल लेते हैं। जैसे इसमें भैया एक इंजेक्शन की मदद से, एक इंजेक्शन की मदद से, बच्चों ध्यान से समझना,
इसमें भैया एक इंजेक्शन की मदद से एमनियोटिक द्रव को, ठीक, ये इंजेक्शन है तो इंजेक्शन की मदद से एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है। और जब निकालते हैं तो इससे भ्रूण की क्रियाशीलता का पता चलता है, भ्रूण कितना स्वस्थ है इसका पता चलता है, इसकी आयु कितनी हो चुकी है इसका पता चलता है, और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि ये गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है वो भाई नर है या फिर मादा, अर्थात लड़का है या लड़की। इसीलिए इसका भी दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के रूप में किया जाने लगा है। ठीक, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि उल्बवेधन तकनीक क्या होती है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असामान्यता तथा अन्य जो अव्यवस्था होती है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को एक इंजेक्शन के माध्यम से भैया निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर अर्थात सैंपल लेकर के इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है, यानी गुणसूत्र के बारे में जांच की जाती है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है, अर्थात हमने बताया ना सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है, अर्थात लिंग का भी परीक्षण हो जाता है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। और भारत सरकार द्वारा भैया भाई अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को क्या है गैर कानूनी घोषित किया है, अर्थात यहां पर लिंग की पहचान आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना इससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो समझ में आ गया उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इसीलिए भैया हम उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, जैसे अब ध्यान से समझना, जो मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खियों में जनरली 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहला है रानी मधुमक्खी, दूसरा है श्रमिक मधुमक्खी, तीसरा है नर या फिर इसी को ड्रोन मधुमक्खी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? ड्रोन मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का अब यहां से समझना, ये तो प्रकार हो गया। अब भैया कैसे इनमें लिंग का निर्धारण होता है वो समझना। देखिए बच्चों, जो रानी मधुमक्खी है इसका जो विकास होता है वो निषेचित अंडे से होता है। ठीक है, क्या हमने बताया कि जो रानी मधुमक्खी होती है इसका विकास निषेचित अंडे से होता है, निषेचित अंडे से होता है। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी क्या हो किससे होता है? निषेचित अंडे। मतलब जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, श्रमिक मधुमक्खी, इसका भी विकास अर्थात यह भी निषेचित अंडे से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, जबकि जो नर मधुमक्खी होती है जिसको ड्रोन मधुमक्खी कहते हैं, इसका विकास अनिषेचित अंडे से होता है। अर्थात जो नर मधुमक्खी होता है भैया उनका ये अनिषेचित यानी अगुणित अंडे से ही, जबकि ये द्विगुणित अंडे से होते हैं। तो अनिषेचित अंडे से ही भैया नर मधुमक्खी या ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण होता है। अब देखिए, रानी जो मधुमक्खी होती है और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है। मतलब जो रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी, ठीक है, हमने क्या बताया कि रानी मधुमक्खी और जो नर मधुमक्खी होती है इनका काम क्या होता है भैया? तो ये क्या है? संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इनका काम है संतान उत्पन्न करना। ठीक, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करना, फूलों से अर्थात जो भी रस होता है वो लाना। और श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं, इसीलिए इनमें भैया जनन क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वही चीज लैंगिक जो अंग होता है वो अविकसित होता है। यही कारण है
कि नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी के साथ संतान उत्पन्न करता है। ठीक, आई बात समझ में? तो ये प्रोसेस होता है, इस तरह से मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण होता है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया कि डाउन सिंड्रोम क्या है और इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सिंड्रोम है, तीनों को हम बताएंगे अभी। पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है भैया टर्नर सिंड्रोम, तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम होता क्या है? जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाए, तो इसके कारण उत्पन्न रोग को ही डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और इस क्वेश्चन को कभी कभार इस तरह से कहा जाता है, एकाधिक सूत्रता पर आधारित सिंड्रोम का नाम लिखिए। या फिर भी इसमें पूछेगा कि भैया डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र में अनियमितता के कारण होता है, तो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में। ठीक है, तो ये जो डाउन सिंड्रोम होता है भैया वो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर हम देखें तो भैया 22 जोड़ी जो होता है दैहिक या कायिक गुणसूत्र होता है मेल फीमेल में, दोनों में बराबर, जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वही क्या है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, और वही लिंग का निर्धारण करता है। तो जब क्या होता है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा, अर्थात 46 के बजाय 47 हो जाता है, तो जो बीमारी उत्पन्न होती है उसका नाम ही डाउन सिंड्रोम है। अब कह रहा इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है, इसका एक कारण है बच्चों। ठीक है, उसको हम बताते हैं। पहले ध्यान देना इनमें लक्षण क्या होता है। ऐसे व्यक्तियों का सिर गोल होता है, होंठ नीचे की ओर लटका हुआ होता है, त्वचा मोटी और खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी होती हैं, मुंह हर समय खुला रहता है। ये सब लक्षण होते हैं और साथ ही ये मंद बुद्धि के होते हैं तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं मंगोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं। अगर आप सर्च मारेंगे मंगोली ठीक आ जाएगा, तो ये मंगोलों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण से इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगोली जड़ता कहा जाता है। आई बात समझ में भैया? चलिए तो यहां पर समझिएगा, हम सब बीमारी के लिख दे रहे हैं। जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र आपका, ठीक है, यहां पे डाउन फिर टर्नर और क्लाइनफेल्टर सब देखेंगे। डाउन गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 2n+1 हो जाती है। ठीक है, अर्थात या फिर यूं कह लें 47 हो जाती है। ठीक है, गुणसूत्र बढ़ जाएगा, इतना याद रखना इसमें। और वो भी किस भाई, हमने बताया ना 21वीं जोड़ी में एक की वृद्धि हो जाती है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक बढ़ोतरी हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है एक बीमारी, सबका भैया जो लक्षण है लगभग सेम होता है, इसमें भी ये वाला। बाकी बच्चों इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n-1 हो जाती है, या फिर यूं कह ले एक गुणसूत्र कम हो जाता है भैया, क्योंकि गुणसूत्र पूरे 46 होते हैं तो इसमें 46 की बजाय 45 हो जाता है। और एक आपकी बीमारी एक और होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइन जो फेल्टर सिंड्रोम होता है भैया, इसमें भैया आप क्या आता है, जैसे इसमें भाई ये भी वृद्धि, तो x मतलब एक x गुणसूत्र, एक x गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, अतिरिक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब ऐसे में जो भी लक्षण उत्पन्न होंगे वो क्या हो जाएंगे, मनुष्य में लड़की वाले लक्षण आ जाते हैं। अर्थात मनुष्य में त्वचा एकदम चिकनी रहेगी, यानी शरीर पर बाल नहीं होगा, साथ ही साथ जो स्तन होता है स्तन का विकास हो जाएगा। ठीक है, एकदम जैसे भाई अगर हम बात कर लें तो यानी पूरा का पूरा फीमेल वाला लक्षण।
और ऐसे भाई इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में क्या हो जाता है कि भाई हम यूं कह सकते हैं इनका गुणसूत्र 44 प्लस एक्स एक्स आपका वाई ये हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। या फिर 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, जैसे भाई एक्स एक्स पहले ही है तो एक एक्स आ जाता है, एक्स वाई पहले से ही तो इसमें भी एक्स आ रहा है, तो यूं कह लें इनको गुणसूत्र जो है 44 प्लस एक्स एक्स वाई या एक्स एक्स, ठीक। कभी कभार 4 4 भी हो जाता है, जैसे एक्स 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 और एक्स, ठीक है, तो यहां 3 एक्स की बजाय 4 एक्स भी हो जाता है, तो याद रखना। तो ये किसका है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है, तो यहां पर लिख भी दे रहे हैं, तो 44 प्लस एक्स 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 ये भी हो जाता है, ठीक है। या फिर यूं कह लें 44 प्लस एक्स एक्स वाई, तो एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है, इतना याद रखना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए तो भैया याद रखना, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इस वाले में पूरा का पूरा भाई लड़के के अंदर लड़की के लक्षण आ जाएंगे, ठीक। बाकी इनमें दोनों में क्या है वो तो हम बता ही दिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भैया। डीएनए कई भी कार देखिए, ये हर साल पूछा जाता है, ये तो श्योर है, 100% श्योर है, 100 में 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। लेकिन कभी कभार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं पूछता, जैसे 24 में ही पूछ लिया था डीएनए अंगुली छाप, क्या पूछ लिया था? अंगुली छाप। तो फिंगरप्रिंटिंग पूछे, फिंगरप्रिंटिंग इंग्लिश शब्द है तो हिंदी में ही आ जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा किसी भी रोगी किसी भी अपराधी, बलात्कारी, कोई भी मतलब खूनी वगैरह है, साथ ही पैतृत्व यानी माता पिता या फिर संतान, इन सब की भैया क्या है? पहचान की जाती है इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अब इसमें होता क्या है, जैसे इसमें भी किसी भी व्यक्ति के जैसे लार हो गया, ठीक है, सीमन हो गया, उसके द्वारा भी यहां तक कि बाल हो गया, त्वचा हो गया, इन सब का भी टुकड़ा अगर इकट्ठा होता है तो उसके डीएनए को क्या करते हैं भैया? उसके डीएनए को किसी संदिग्ध व्यक्ति, जैसे जिस पर कोई भी सस्पेंस है कि हाँ ये संदेह है, तो उसके डीएनए से मैच कराते हैं, ठीक है। तो उनमें अगर वो मैच कर जाता है तो इसी आधार पर पहचान हो जाती है कि हाँ ये अपराधी है, ये खूनी है, ये मतलब पैतृत्व है, अर्थात माता पिता इनके हैं, तो इस तरह से पहचान करते हैं। आपने सीआईडी देखा होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें ये अक्सर होता ना, चिमटी से उठाते हैं जहाँ पे बाल है, नाखून वगैरह है, या ब्लड का कोई, खून का, रक्त का कोई टुकड़ा है, तो इन सब के द्वारा ही, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब लिखेंगे बच्चों कैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। इस तकनीक में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इसे सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे, कहीं कहीं जैसे जेफरी लिखा है, कहीं कहीं एलेक जेफ्रे लिखा होता है, कहीं कहीं अलेक जेफ्री हो तो कंफ्यूज मत होना। तो भैया ये सर्वप्रथम एलेक जेफ्री नामक वैज्ञानिक ने भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का पता लगाया था। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, हमने बताया ना कि क्या होता है, रक्त, लार, बाल, वीर्य, योनिद्रव या अन्य पदार्थ से डीएनए लेते हैं, तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लिया जाता है तथा उसमें समानता को देखते हैं, अर्थात मैचिंग कराया जाता है। इसी आधार पर क्या है कि भैया पहचान की जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अवशेषी अंग क्या है? अवशेषी अंग किसे कहते हैं और मनुष्य में किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि अवशेषी, नाम ही है अवशेषी अंग, ठीक है। तो देखिए
अवशेषी अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो बहुत समय पहले मनुष्यों में क्रियाशील थे, एक्टिव थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उनका उपयोग ना होने के कारण वो क्या है, या तो विलुप्त हो चुके हैं या भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे, आज अवशेष के रूप में ही बचे हुए हैं। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में अभी जैसे अक्लदाढ़ हो गया, ठीक, कृमि रूप परिशेषिका हो गया, उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो शरीर पर बाल हो गया, और कर्ण पल्लव की पेशियां, ये सभी, क्योंकि अगर ये ना रहे तो ऐसा नहीं है कि भाई मनुष्य नहीं सुन सकता, तब भी सुनेगा, ठीक है। तो जैसे निमेषक पटल है, तो ये सब अवशेषी अंग में ही, और उसके अलावा कृमि रूप जो परिशेषिका है, और साथ में ही जैसे मनुष्य में जो रीढ़ की हड्डी होती है नीचे तक जाती है, कहा जाता था कि भैया पहले जो पूर्वज थे हमारे उनमें पूंछ हुआ करती थी, और धीरे धीरे ये क्या है, एक अवशेष के रूप में ही बचे हुए हैं हमारे शरीर में। तो ये चीज होते हैं। तो समझ में आ गया कि अवशेषी अंग क्या हैं। तो जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे अंग को क्या कहते हैं भैया? अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंग इस प्रकार हैं: कर्ण पल्लव की पेशियां, शरीर पर बाल, ठीक, अक्लदाढ़, कृमि रूप परिशेषिका। अगर इनको भी जैसे होता है ना, जो अपेंडिक्स हो जाता है, मनुष्य में दर्द होता है, तो जो अपेंडिक्स होता है उसको भी अगर काट कर, ठीक, वो बड़ी आंत का हिस्सा होता है, उसको अगर काट कर निकाल भी दिया जाए ना, तो मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सब अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। ये तो बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए भैया एक तरफ लिख लेते हैं लैमार्कवाद, और एक तरफ लिख लेते हैं भैया डार्विनवाद। तो लैमार्कवाद और डार्विनवाद में आपको तुलना कर देना है, ठीक है। चलिए समझते हैं बच्चों। अब देखिए भैया, जो लैमार्कवाद है, लैमार्कवाद ने क्या बताया था? ये इन्होंने उपार्जित अंगों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने यही कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का जो अंग ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है वो भी क्या है, विकसित होगा, जिसका उपयोग नहीं होता है धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ये इन्होंने उपार्जित अंगों और इसके अलावा भी भाई इनकी आलोचना भी हुई थी कि भाई अगर किसी व्यक्ति का युद्ध में अंग कट जा रहा है, एक्सीडेंट में हाथ पांव टूट जा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी संतान सही सलामत पैदा होती है, क्यों? तो इस तरह से आलोचना की गई थी। भारत में नाक और कान छेदने की प्रथा है, लेकिन फिर भी जब बच्ची पैदा होती है तो उसका कान नाक नहीं छेदा होता है, इस तरह से। तो इनकी आलोचना जमकर हुई थी। तो हमें यहां पर इनकी तुलना करना है। लैमार्कवाद में लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि यह उपार्जित यानी जो जन्म के बाद लक्षण आते हैं, या उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर निर्भर, मतलब वंशागति पर आधारित था, ठीक है। ये आधारित है लिख देते हैं, हाँ नहीं अभी तो है ना, आधारित है। और उसके बाद भैया जो डार्विनवाद है, इन्होंने प्राकृतिक चयनवाद पर जोर दिया था। इन्होंने बताया कि भाई नेचर के अनुसार हर एक जीव में परिवर्तन होता है, और उस नेचर में जो जीव अपने आप को भाई अनुकूल रख लेता है वही जिंदा रहता है, जो नेचर को सहन नहीं कर सकता है वो विलुप्त हो जाता है। तो लिखेंगे कि यह
प्राकृतिक वर्णवाद पर आधारित है, पर आधारित है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा इन्होंने क्या बताया था, लैमार्क ने बताया कि पेड़ की पत्ती खाने के, भाई पेड़ की पत्तियां खाने से ही मतलब जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई थी, क्योंकि सबसे इनका प्रमुख उदाहरण था जिराफ और सर्प। इन्होंने कहा कि भाई अकाल पड़ा था, जिराफ जो थे वो पेड़ पौधे की पत्तियां उचक उचक कर खाने लगे अपने आगे की टांगों को उठाकर, तो धीरे धीरे एक नई पीढ़ी का विकास हुआ। जबकि इन्होंने क्या कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, भाई नेचर में लंबी गर्दन वाले और छोटे गर्दन वाले दोनों जिराफ थे। ठीक, तो यहां पर वही चीज तो लिखेंगे कि इनके अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पत्तियों को उचक कर खाने से हुई। उचक कर खाने का मतलब जो अपनी अगली टांगे उठा करके खाते थे। ठीक, तो ये इन्होंने बताया। जबकि डार्विन ने कहा कि भैया प्रकृति में लंबी गर्दन व छोटी गर्दन के जिराफ थे। ठीक, लंबी गर्दन और छोटी गर्दन वाले दोनों जिराफ थे। फिर उसके बाद इन्होंने अगला कहा कि भैया केवल मतलब यहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ की गर्दन लंबी होती गई तथा एक नई प्रजाति विकसित हुई। इन्होंने कहा, ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया एक नई प्रजाति का डेवलप हुआ, एक नई प्रजाति का जिराफ की एक नई प्रजाति विकसित हुई। जबकि बच्चों इन्होंने कहा कि संघर्ष में, अर्थात जो नेचर में, अभी इन्होंने यही कहा कि इस नेचर में जो संघर्ष के दौरान बचे रहे वही केवल रहे। संघर्ष में केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवित रहे। ठीक, ये सब है। ठीक है, तो ये चीज। और इन्होंने भैया एक और है, ये जो लैमार्कवाद में ये अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित था। इन्होंने यही कहा कि जिस अंग का ज्यादा उपयोग होगा वो विकसित होगा, जिसका नहीं होगा वो विलुप्त हो जाएगा। तो ये अंगों के उपयोग और अनुपयोग पर आधारित था। जबकि ये वाला क्या था, तो भैया ये क्या था, वंशागत पर आधारित था। ठीक है, तो वंशागत पर आधारित था। तो 3 बहुत है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यह भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। टीकाकरण क्या होता है, या कभी कभार ऐसे टीका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए पूछेगा, या कभी कभार टीके को ही, अभी अंग्रेजी में वैक्सीन कहते हैं लेकिन हिंदी में ही लिख देता है कि वैक्सीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए टीका होता क्या है, वैक्सीन क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव या जो निष्क्रिय जीव या मृत सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किए गए ऐसे पदार्थ जिनको शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है, तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं भैया टीका या वैक्सीन। और जब शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से इसको प्रवेश कराया जाता है तो यह घटना फिर कहलाती है वैक्सीनेशन, अर्थात टीकाकरण। क्या कहलाती है, टीकाकरण कहलाती है।
अब बात समझ में आ गई। चलिए लिखेंगे कि मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीके को जब शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टीकाकरण। अगर टीका पूछता तो वही चीज कि सूक्ष्म जीवों या मतलब निष्क्रिय मृत सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किया गया पदार्थ ही टीका कहलाता है। अब ध्यान देना, टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। टीका जो होते हैं ये स्मृति बी और टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोग जनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना लेते हैं, यानी एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। क्योंकि टीका जो होते हैं एक बार शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं तो लाइफ टाइम ये शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण कर देते हैं। जैसे इसके पहले भैया कोविड काल में कोविड के लिए कोवैक्सीन और साथ में कोविडशील्ड टीकाकरण अर्थात वैक्सीन लगाई जा रही थी। तो ये जब शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं एक एंटीबॉडी का निर्माण कर देते हैं, फिर ये लाइफ टाइम के लिए एंटीबॉडी बनाए रहते हैं। और जब कोई शरीर में कोई भी रोगाणु शरीर में जब प्रवेश करता है तो ये तत्काल जाएंगी, उनको पहचान लेती हैं और तुरंत ही वहां पर एक एंटीबॉडी यानी सुरक्षा कवच बना देती हैं और उस रोगाणु को लड़कर उससे नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो और एक चीज ध्यान देना, कभी कभार पूछा जाता है तो सर्वप्रथम भैया एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का खोज किया था। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक, जिसको छोटी माता बड़ी माता कहते हैं ना, चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए कि अल्कोहल का क्या कुप्रभाव होता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि ये लॉन्ग में भी आपका 3 नंबर में भी पूछा जाता है, कभी कभार ये 5 नंबर वाले में भी पूछा जाता है, उसको भी लाएंगे, डोंट वरी बच्चों। ठीक है, तो अल्कोहल के कुप्रभाव, देखिए अल्कोहल होता क्या है। अब ये तो हर एक स्टूडेंट बना कर भी लिख सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बच्चों। अल्कोहल क्या होता है? तो अल्कोहल जिसे हम सामान्यतः भाई इसका साधारण नाम मदिरा कह लें या फिर शराब कहते हैं, और इसका जो प्रमुख घटक होता है वो एथिल अल्कोहल होता है जिसको C2H5OH कहा जाता है। अल्कोहल का प्रमुख घटक होता है और ये विश्व में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मादक एक पेय पदार्थ होता है। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल को सामान्य रूप से भी शराब या मदिरा के नाम से जाना जाता है, या विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ होता है, जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत ही तेजी से हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे देखा है भैया छोटे छोटे बच्चे भी इसका सेवन करने लगे हैं। ठीक है, देखे भाई दोस्तों को देखती ना वो पी रहा है, हम क्यों ना पिए। ठीक, तो इसी आजकल तो भाई शादी विवाह में जा रहे हैं, सिगरेट फूंक मार कर उड़ा रहे हैं धुआं बढ़िया से, हुक्का पानी रखा होता है आजकल बफर सिस्टम में, यही तो होता है ना, जा रहे हैं उसको गुड़गुड़ा रहे हैं पाइप लेकर के, मजा ले रहे हैं, पीले फ्लेवर चल रहा है। उसके बाद पता चला फ्लेवर, कहते हैं हाँ आज तो भाई मिल गया हमको पाइनएप्पल का, फिर एप्पल का मिल गया, फ्लेवर पे फ्लेवर, चॉकलेटी फ्लेवर मिल रहा है, तो मजा ले रहे हैं। इसी मजे के चक्कर में धीरे धीरे वो नशे के प्रति आकर्षित हो जा रहे हैं। या फिर इसका और भी कारण होता है डिप्रेशन में भी, कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो भैया डिप्रेशन में आकर के गम को भुलाने के लिए किसी का ब्रेकअप हो जा रहा है, शराब की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कोई दिन रात पढ़ाई कर रहा है, 4 साल 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहा है, नहीं कहीं सिलेक्शन हुआ, डिप्रेशन में आकर के रास्ता पकड़ लिए, कह रहे टेंशन को भगाने के लिए। फिर और भी पारिवारिक स्थितियां होती हैं, तंगी भी हो जाता है कि बहुत ज्यादा घर में तंगी है, क्या है, ठीक, तब भी इसका सेवन शुरू हो जाता है। तो ज्यादातर युवाओं में ही
इसका क्रेज है, युवाओं में ही ज्यादा से ज्यादा। ये आज के टाइम पे भी तो भैया लड़कियां भी कम नहीं है, हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के? तो भैया इस मामले में भी वो कम नहीं है, क्योंकि सिटी में ज्यादातर तो ये नॉर्मल चीज होता, हमने खुद देखा है, तब ये चीज बोल रहे हैं। ठीक, आज के टाइम में अगर किसी की आंख लाल है, किसी लड़की की, तो ये मत सोचना कि भैया वो दिन रात पढ़ाई कर रही, हो सकता है गांजा फूंक कर बैठी हो। ठीक है, बुरा मत मानिएगा। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जिनका घर से कोई वास्ता नहीं, घर में कोई अदब नहीं, घर वालों से कोई मतलब नहीं, तो जो अपने मन का करती हैं, दिन रात बस घूम रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं, वो भी कम नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सारा चीजें मतलब इस तरह से वो आकर्षित हो रहे हैं। अब इसका भैया साइड इफेक्ट क्या है, कुप्रभाव क्या है? सबसे पहला, इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी, कोमा या मृत्यु हो सकती है। भैया आप बेहोश भी हो सकते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। कभी इसका सेवन भूल से भी मत करिएगा बच्चों, जिंदगी बर्बाद करके डूबेगा, याद रखना। दूसरा, अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति बर्बरता और हिंसा का रूप ले लेता है। यहां बर्बरता और हिंसा से मतलब है कि व्यक्ति के अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करेगा, घर में आएगा अपने बीवी बच्चों को मारता है, पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा करेगा क्योंकि फिर उसको पीना होता है, तो चोरी चमारी भी करता है, दुनिया भर का सब चीज, तो ये चीज होता है। अगला है कि धन की कमी होने पर या तंगी होने पर व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी का भी सहारा लेने लगता है। हमने बताया ना भाई, चोरी भी करेगा क्योंकि उसको चाहिए नशा। लत जब लग जाती है भैया, लत किसी भी चीज की हो, अगर लत लग गई ना, वो जल्दी जाती नहीं है। ठीक है, तो लत अगर लगाना है तो केवल पढ़ाई का लगाओ। ठीक है, किताबों का नशा करो। ठीक है, किताबों से प्रेम मोहब्बत सब दोस्ती सब करो किताबों से। ठीक है, बस याद रखना। अगला है कि गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में इसके उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला भैया इसका सेवन कर रही है तो उसके बच्चे पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव हो पड़ेगा। ठीक है, यानी उनमें भी रोग होने की संभावना है। ठीक, चलिए, तो ये तो रहा अल्कोहल के कुप्रभाव, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है इंटरफेरॉन क्या है और इसका महत्व समझाना है। यह भी प्यारा सा टॉपिक है। इंटरफेरॉन नाम से ही जाहिर हो रहा है भैया, इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना। तो इंटरफेरॉन होता क्या है? इंटरफेरॉन कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होता है, जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है, इसीलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। मतलब ये विषाणुओं के इंटरफेयर को रोक देता है। ठीक है, इसी कारण इसको इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन विषाणु के केंद्रकीय अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करते हैं, किंतु ये किसी भी प्रकार के कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा इंटरफेरॉन, प्यारा सा टॉपिक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिजैविक। ठीक, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, ठीक, क्या होता है? प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं दो प्रतिजैविक के नाम लिखना है। देखिए भैया, प्रतिजैविक होता क्या है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक कहलाते हैं। और वर्तमान समय में लगभग 7000 प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है। ठीक है, तो समझ में आया कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना बच्चों, आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रतिजैविक की बात कर ले तो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक
वैज्ञानिक ने प्रतिजैविक औषधि की खोज की थी। ठीक है, वो भी फ्लेमिंग मतलब पेनिसिलिन होता है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पेनिसिलिन, ठीक है, याद रखना, नाम याद रखना, पेनिसिलिन, ठीक, नामक प्रतिजैविक की खोज की थी। भैया नाम पूछ रहा है कि 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम, तो भैया यहां पर हम लिख दे रहे हैं। जैसे पहला है पेनिसिलिन, पहला तो लिखा ही है पेनिसिलिन। दूसरा है बच्चों स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तीसरा है, भाई 2 ही कहा है तो हम और लिख दे रहे हैं, एक होता है रेमाइसिन, और एक है भैया, एक और लिख दे रहे हैं नियोमाइसिन। तो 4 लिख दिया, ठीक है, ताकि और भी पूछे तब भी आप लिख लो। तो यहां पर 4 प्रतिजैविक औषधियों के नाम हमने लिख दिया है। चलिए याद रखना, ये नाम भी याद रखना बच्चों, भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्योंकि बहुविकल्पी में बड़ा ज्यादा पूछता है भैया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है बायोगैस क्या है, और बायोगैस का उपयोग लिखना है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नजरिए से। बायोगैस होता क्या है? तो बच्चों बायोगैस, जिसको जैव गैस या जिसको गोबर गैस के नाम से जाना जाता है, चाहे बायोगैस कहें, चाहे जैव गैस कहें, चाहे गोबर गैस। तो बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें सबसे प्रमुख घटक होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन, जिसको मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा गोबर में मेथेन गैस ही पाई जाती, इसीलिए गोबर जो होता है गर्म होता है। अब आप कहेंगे कैसे फील किया? तो जहां खाद होती है, जो कंपोस्ट खाद, देसी खाद, जो जानवर का मल मूत्र होता है, गोबर जहां इकट्ठा होता है, उसमें भैया अगर जैसे उसको फावड़े से बगल करो तो ऐसे लगेगा कि मतलब उसमें गर्मी, हीट पैदा होती है। ठीक है, हीट ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होती है, तो इसमें वही मेथेन गैस होती है। तो इसीलिए मेथेन गैस जो है गोबर गैस का प्रमुख घटक है। कभी कभार बहुविकल्पी में पूछ लेता है। ठीक, तो भैया बायोगैस विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? मेथेन, वो 50 से लगभग 70% तक होता है। यहां नहीं भैया, यहां, ठीक है, यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। और बायोगैस की बात कर ले तो इसका निर्माण जो होता है मानव के मल व पशुओं के गोबर से होता है। इसी कारण इसे क्या है? गोबर गैस भी कहा जाता है, क्योंकि गोबर से इसका निर्माण होता है। यही कारण है कि इसका नाम गोबर गैस रखा गया है। अब भैया बायोगैस या गोबर गैस का उपयोग क्या है बच्चों? सबसे पहला खाना बनाने में। ठीक है, पहला क्या है? खाना बनाने में, क्योंकि आज के टाइम पे देखा होगा, अब गांव, बहुत सारे गांव में भी या ये जो बायोगैस संयंत्र है, ये बायोगैस जो प्लांट है वो लग रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, दूसरा है आटा चक्की व अन्य मशीन चलाने में। तीसरा है प्रकाश उत्पन्न करने में, और चौथा है भैया गैस के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट का जो उपयोग है वो खाद के रूप में। क्योंकि बच्चों इसमें होता क्या है? इसमें जैसे 3 टैंक होते हैं, एक मेन होता है, आपको 1 शॉट में भी समझाया है अच्छे से, और इसके बगल में तो इसमें जो होता है स्लरी होता है, यानी गोबर प्लस पानी मिक्स करते हैं इस वाले टैंक में, और इसको एक नली के माध्यम से इसमें डाला जाता है यहां पर। अब यहां से भैया जो होता है इसमें गैस बनती है, तो ये गैस होल्डर होता है, इसी में गैस इकट्ठा होती है। यहां से एक पाइप लगा होता है जो रसोई घर तक जाती है। जब यहां पर भैया गैस जाती है तो अब ये जो गोबर होगा वेस्ट के रूप में बच जाएगा, तो इसको एक अन्य इस वाले गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको बाहर से निकालकर खाद के रूप में वही प्रयोग किया जाता है। फिर खेतों में यही
क्या है, कंपोस्ट खाद के रूप में, देसी खाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, इस तरह से ये काम करता है। अब इसका बेनिफिट एक और है, लाभ एक और है इसका, ये तो उपयोग रहा भैया। इसका लाभ ये है कि ये क्या है, एक नेचुरल गैस होती है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है और आसानी से कम खर्चे में भैया इसको तैयार किया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, बीटी फसल क्या है। अब बीटी फसल से ही रिलेटेड बीटी कपास पूछता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि बीटी फसल है क्या। तो देखिए ध्यान से समझना बच्चों, जो बीटी फसल होती है ये फसल की एक ऐसी प्रजाति होती है जिसको बीटी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब बीटी जीवाणु क्या होता है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये जीवाणु तैयार किए जाते हैं। ठीक, जिसका नाम होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। क्या नाम होता है, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक की सहायता से बीटी जीवाणु का उपयोग करके फसल की एक नई प्रजाति, एक नई नस्ल तैयार करते हैं, जो क्या होता है, कीट रोधी होता है पूरी तरह से। अर्थात इसमें कीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें कोई रासायनिक दवाओं का छिड़काव नहीं करना पड़ता है, मौसम की मार से भी ये फसल बची होती है। अर्थात सूखा है, हो गया बहुत ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा पानी है, नमी है, मतलब इस तरह से तो हर एक टेम्परेचर को सह लेता है। अब इसमें जो जैसे कोई कीट अगर लग भी जाता है, तो जब कोई कीट इस फसल को खाता है तो उसके आहार नाल में ये जो बीटी जीवाणु है वो बीटी विष उत्पन्न करता है। ठीक, बीटी विष उत्पन्न कर देता है, और जब बीटी विष उत्पन्न होगा तो कीड़े के आहार नाल में भैया जब विष उत्पन्न होता है तो आहार नाल फट जाती है और जो कीट होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब चलिए समझते हैं। तो भैया लिखेंगे बच्चों कि मतलब जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, बीटी फसल कहते हैं। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है, और जब कोई इंसेक्ट हो, मतलब जो कोई कीड़ा भैया फसल को खाता है, तो यह विष जो होता है उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, और वह कीट मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होती है, अर्थात हमने बताया ना कीड़ों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बहुत सारी बीटी कपास, बहुत सारी फसलें तैयार की गई हैं। ठीक है, आई बात समझ में, बीटी फसल क्या होता है। चलिए भैया इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैविक खाद क्या होता है। देखिए जैविक खाद होता क्या है, जैविक खाद या इसी को भाई कहा जाता है जैव मतलब खाद के रूप में, जैविक खाद या जैव खाद। अब जैविक खाद होता क्या है, तो देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार की गई ये एक खाद होती है, जिसमें सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक, इससे पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये कंपोस्ट खाद ही समझो होती है। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, वही क्या है कि भैया नाइट्रोजन मुक्त करते हैं। ठीक है, अब जो जैविक खाद होती है इसका भाई लाभ ये है कि ये तो सस्ती है रासायनिक खाद की तुलना में, और इस भैया ये क्या है, पर्यावरण के लिए एकदम क्या है, स्वस्थ है, मतलब यूं कह लें स्वच्छ है, पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। और साथ ही भैया ये कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा ये प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जैविक खाद के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जैविक खाद क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में
पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। इन्हें ही जैव उर्वरक या जैविक खाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव उर्वरक। तो भाई जैव उर्वरक क्या है कि जो अपने जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी की पोषक मात्रा को बढ़ा दे। ठीक, वो भाई जो जीव हैं वही क्या कहलाएंगे? जैव उर्वरक। ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता को क्या है भैया? बढ़ा देते हैं। ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। जैसे में राइजोबियम, नॉस्टाक, एनाबीना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूछेगा भाई किसी 3 जैविक या किसी 2 जैविक उर्वरक का नाम लिखिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो राइजोबियम, नॉस्टाक, एनाबेना, ठीक, साइनोबैक्टीरिया वगैरह जैसे होता है ना, माइकोराइजा, ये सभी आते हैं इसमें। ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। हमने बताया ना भैया, जो रासायनिक खाद होती है उसकी तुलना में अत्यधिक उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं तथा मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नष्ट नहीं होने देते हैं। जबकि रासायनिक उर्वरक के उपयोग से दिन प्रतिदिन मिट्टी क्या है भैया? बंजर होती जा रही है और साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि भैया जिस खेत में 1 बोरी 2 बोरी खाद इस्तेमाल होती थी रासायनिक, आज उसी में भैया 4, 5, 6 बोरी तक डाली जा रही। यहां तक कि अगर किसी फसल में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं हो रहा है, दवा नहीं छिड़का जा रहा है, तो वो समझो फसल ही बर्बाद हो जाएगी। ठीक, कारण ही है कि इतना ज्यादा भैया नेचर को हमने बर्बाद कर दिया है। मनुष्यों ने न जाने कितना भाई कितने तरीकों से नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। जबकि अन्य बहुत सारे ऐसी भी कंट्रीज हैं और बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पर अब धीरे धीरे पूरा जैविक उर्वरक की सहायता से, देसी कंपोस्ट खाद की सहायता से फसलें तैयार की जा रही, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हानिकारक है भाई। मनुष्य भाई जितना ज़्यादा आप खाना खा रहे हो सब में यूरिया की मात्रा है। इससे असमय भाई बुढ़ापा और दुनिया भर का अन्य बीमारी भी से ग्रसित हो रहे हैं। ठीक, तो ये सब क्या है? इन्हीं का असर है, इन्हीं का साइड इफेक्ट है। क्योंकि अगर देखा होगा आज के टाइम में जैसे मूंग हो गया, उड़द, तो इनमें तो कभी दवा ही नहीं छिड़की जाती थी, बट अब तो ऐसा है 3-3, 4-4 बार दवा डालना पड़ रहा। आलू है तो भैया आलू में न जाने कितनी बार, कोई 4 बार, 5 बार, 6-6 बार दवा छिड़काव कर रहा है। तो ये सब भाई साइड इफेक्ट होते हैं कि मिट्टी बंजर हो रही, धीरे धीरे उसकी उपज क्षमता घटती जा रही। अगर खाद न डालो पैदावार होगी ही नहीं। ठीक, समझ में आ गया कि जैविक खाद क्या होता है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्लाज्मिड कहां पाए जाते हैं और इनके प्रमुख गुण लिखिए। ठीक है, इनके प्रमुख गुण लिखना है कि भैया प्लाज्मिड जो होता है, 1 मिनट, प्लाज्मिड जो होता है वो कहां पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान से समझना। किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है। ये जो प्लाज्मिड होता है, ये जो आपका प्रमुख एक डीएनए होता है, उसके अतिरिक्त एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र के डीएनए से भैया अलग होता है। हमने बताया ना कि डीएनए से अलग होता है और स्वतंत्र होता है। ठीक है, और ये क्या है? अपना प्रतिरूप बना लेता है। ठीक, अपना क्या है? ये गुणन के द्वारा अपना प्रतिरूप बना लेता है। इसे ही कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं भैया? प्लाज्मिड कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। तो यूं समझे कि जो भाई किसी कोशिका में ये एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र के प्रमुख डीएनए अणु से भिन्न होता है, और ये अधिकांशतः भैया बैक्टीरिया में छोटा मतलब छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं वाला डीएनए अणु के रूप में होता है। अब इसका लाभ क्या है, मतलब इसके लक्षण क्या है, इसके गुण क्या है? सबसे पहले इनमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, यानी गुणन की क्षमता होती है। दूसरा कि ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। तीसरा, इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन स्थित होते हैं। ठीक, ये तीसरा हो जाएगा। तो ये है भैया क्या चीज? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के अभिलक्षण कह लें या फिर गुण कह लें। चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका
पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। 3 नंबर में भी पूछता है, कभी कभार 5 नंबर में भी पूछता है। तो भैया 2 नंबर में किस तरीके से आएगा उसको पहले देखते हैं। जब हम 3 नंबर वाली सीरीज लाएंगे तो उसमें भी इसको डिटेल्स में समझाएंगे। 1 शॉट में तो समझाया ही है हर एक टॉपिक को। पीसीआर क्या है, तो भैया एक चीज और, जिन्होंने भी 1 शॉट नहीं देखा है, हम आपको सजेस्ट कहेंगे रसगुल्लों, भैया सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बार 1 शॉट देख लीजिए। डेली 2 वीडियो देखिए, इस हिसाब से 5 से 6 दिन में आपका बायोलॉजी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि भाई 6 से 7 दिन लगेगा, पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो ला ही रहे। इस टाइम मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी अब आपके पास खोने को कुछ बचा भी नहीं है। जो भी वक्त है पूरा 100% ईमानदारी के साथ आप दीजिए, बस फोकस करिए स्टडी पर। अब देखिए पीसीआर क्या है, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म, या इसी को बोलेगा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। हिंदी में ही ऐसे बोल देगा, हिंदी में बोलेगा भैया कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। ठीक, या पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीसीआर देखिए होता है, पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जा सकता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का प्रयोग किया जाता है। और पीसीआर चक्र की बात कर ले तो इसमें विशेष रूप से 3 चरण होते हैं। बस इतना जानना है कि पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा भाई कम टाइम में जीन की बहुत सारी प्रतिकृतियां तैयार की जाती हैं। मतलब जैसे फोटो कॉपी होती है ना, तो इसके बहुत सारे प्रतिरूप तैयार किए जा सकते हैं कम समय में। ठीक है, मतलब लाखों करोड़ों में उसकी प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं, किसकी, जीन की। अब ये जो पीसीआर होता है ये 3 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहला होता है निष्क्रियकरण, दूसरा होता है तापानुशीलन, तीसरा होता है दीर्घीकरण या जिसको विस्तार। अब इस सब के बारे में डिटेल्स में यहां नहीं समझेंगे। बताया है कि भैया इसको वहाँ कितने डिग्री तक गर्म करते हैं, इसमें कितना गर्म करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये तो 1 शॉट में समझाया है। क्योंकि 5 नंबर का भी टॉपिक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जब लॉन्ग वीडियो लाएंगे तो उसमें डिटेल्स में फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए भैया तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पीसीआर को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर क्या है, ये भी बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है कि बायोरिएक्टर किसे कहते हैं। देखिए बायोरिएक्टर क्या होता है, तो बायोरिएक्टर एक बहुत बड़ा मतलब हाउस होता है। ठीक है, एक बड़े से पात्र, एक बड़े से बर्तन के समान होता है, जिसमें प्लांट सेल्स या फिर ह्यूमन सेल्स, ठीक है, यानी जो पादप कोशिकाएं हैं या मानव कोशिकाओं का संवर्धन करके इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम या अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो ये जो विधि होती है, ये जो तकनीकी होती है, इसी का नाम है बायोरिएक्टर। क्या है, बायोरिएक्टर। तो समझेंगे कि बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों और एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जाता है। हमने बताया ना कि भैया एक बड़े पात्र के समान होता है जो घूमता रहता है, उसी में सूक्ष्म जीव या प्लांट्स हो गए या कोई भी जंतु है या मानव कोशिकाओं का संवर्धन करते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा कच्चे माल को, जो कच्चा माल होता है, तैयार करते हैं। ठीक, अब जैसे कच्चे माल का मतलब है कि जैसे अगर कोई भी दफ्ती वगैरह बनाई जाती है, कोई फाइल वगैरह बनाई जाती है, तो सबसे पहले जैसे भूसा हो गया, अन्य जो पेड़ पौधों की छाल वगैरह है, अन्य चीज़ें मिलाकर सड़ाया जाता है। ठीक है, उसको खूब मथते हैं। मथने के बाद उसको भाई फ्रेम में रख करके उस पर मशीन से प्रेस करते हैं, ठीक, दबाते हैं। तो वो जो तैयार होता है ना, लुगदी बनना होता है, वही कच्चा माल है। तो वही इसमें भी उसी तरह का होता है।
तो इनके द्वारा जो कच्चा माल तैयार होता है, इसे जब विशिष्ट रूप से क्या है भैया, उत्पाद और एंजाइम में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बायोरिएक्टर के अंतर्गत होता है। बायोरिएक्टर वंचित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों जैसे ताप, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि क्या करता है, उपलब्ध कराता है। और विडोलक हौज सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन किया गया है कि सबसे अत्यधिक उपयोग में आने वाला जो बायोरिएक्टर है वो कौन सा है, तो भैया विडोलक हौज, याद रखना भैया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारजीनी, परजीनी नहीं है, पारजीनी है। पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारजीनी जंतु क्या है, ठीक है, या पारजीनी जंतु किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे जंतु जिनमें जैव प्रौद्योगिकी, ठीक, या जो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हेर फेर करके, ठीक, इनमें क्या करते हैं, जैसे कोई जीव है, समझना इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई एक जीव है तो उस जीव के जीन में हेर फेर करके भाई किसी अन्य जीव का, अर्थात कोई अतिरिक्त जीन उसके शरीर में प्रवेश करा दिया जाए, तो वो वाला जो जीव होगा पारजीनी जंतु या पारजीनी जीव कहलाएगा। अब जो जीन उसके शरीर में गया होगा वो अपने तरीके से काम करेगा, ठीक, वो अपने तरीके से क्रियाशीलता दर्शाएगा, ठीक है। जैसे में भाई चूहों की, पारजीनी जंतु में जैसे चूहा हो गया, तो चूहा हो गया, गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो पारजीनी जंतु के अंतर्गत आती हैं। अब इनके भाई ऐसे जीव तैयार करने का उद्देश्य, देखिए लॉन्ग में भी पूछा जाता है तो बताएंगे इसको भी। इनका उद्देश्य यही होता है कि रोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन हो सके, या फिर इसके द्वारा भाई विभिन्न प्रकार के जैविक जो उत्पाद होते हैं वो भी तैयार किए जाते हैं, एंजाइम वगैरह तैयार किए जाते हैं, ठीक। तो ये सब इनके तैयार करने का पर्पज होता है। तो चलिए समझते हैं पारजीनी जंतु क्या है। भाई पिक्चर तो समझ में आ ही गई होगी। तो ऐसे जंतु जिनके जीन में जीनी अभियांत्रिकी द्वारा फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण व्यक्त करता है तथा इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है। मतलब ये जीन अपने तरीके से रिएक्ट करेगा, काम करेगा, ठीक है। जैसे में भैया डॉली भेड़, भेड़ की ये एक प्रजाति है। उसके बाद कागा गाय, ये गाय की एक प्रजाति, और मीरा बकरी, ये सब पारजीनी जंतु कहलाएंगे। इनका उपयोग सामान्य शरीर की क्रियाविधि व विकास, रोगों का अध्ययन, जैविक उत्पाद एवं टीका आदि के लिए किया जाता है। हमने बताया ना कि भैया इनको किसी रोगों के बारे में अध्ययन करने के लिए, या फिर कोई उत्पाद जैसे टीका वगैरह, या फिर शरीर की क्रियाविधि के बारे में जानने के लिए, भाई इसी पर्पज से इनको तैयार करते हैं, ठीक है भैया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं आगे। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भैया, जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि जीन चिकित्सा क्या है। ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं टिप्पणी वाले में। सारे क्वेश्चन ज्यादातर आपको मिले जुले ही दिखाई पड़ेंगे, अधिकांश क्वेश्चन इनमें करवा चुके हैं टिप्पणी वाले में। याद आया कुछ भैया? तो जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीन चिकित्सा होता क्या है? देखिए, जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को एक स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। यानी जीन चिकित्सा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें भाई कोई जैसे एक व्यक्ति है, उसके अंदर कोई दोषपूर्ण जीन है जिसके कारण वो व्यक्ति मान लेते हैं बीमार पड़ा हुआ है, उसके शरीर में जो जीन है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसके जीन में हेर फेर करके किसी स्वस्थ व्यक्ति का जीन जब उसके शरीर में प्रवेश करा दिया जाएगा तो वो जीन अपने हिसाब से काम करेगा। तो यही भाई क्या होता है, जीन चिकित्सा के अंतर्गत होता है, ठीक है।
आगे देखेंगे कि भैया जीन चिकित्सा के द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करता है। हमने बताया ना कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में उस जीन को प्रवेश कराते हैं तो वो जो जीन होगा दोषपूर्ण जीन के स्थान को ले लेगा और उसके कार्यों को संपन्न करेगा। और जीन चिकित्सा का जो पहला प्रयोग है सन 1990 ईस्वी में एक 4 साल की लड़की के अंदर एडीए, जिसको एडिनोसिन डाईएमिनेस कहा जाता है, इसकी कमी को दूर करने के लिए भैया किया गया था। ठीक है, जिसको एडीए कहा जाता है, शॉर्ट में एडीए, एडिनोसिन डाईएमिनेस। ठीक, इसकी कमी को दूर करने के लिए भैया सर्वप्रथम एक्सपेरिमेंट किया गया था जीन चिकित्सा का। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। ठीक है, चीजें बार बार आ रही हैं, ध्यान समझना। इसीलिए बोला ना कि भैया लॉन्ग वीडियो के माध्यम से पूरा निपटा देंगे रसगुल्लों, टेंशन तो लेना ही नहीं है। हम हैं तो कोई गम नहीं है, याद रखना। ठीक, देखिए सहभोजिता होता क्या है, इसको भी अच्छे से समझाए हैं कि सहभोजिता क्या है। तो बच्चों, दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इस संबंध को कहते हैं सहभोजिता। अब ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, टिप्पणी वाले क्वेश्चन में करवा चुके हैं। चीजें बार बार आएंगी और भी ज्यादा बेहतर है आपके लिए, और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे समझिए भैया, इसमें क्या है, कोई यहां पर एक जीव है और कोई दूसरा जीव है। तो कह रहा है कि दो जीवों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध, यानी इन दोनों जीवों के बीच में जो संबंध है जिसमें एक जीव को तो लाभ हो और दूसरे वाले को भैया ना लाभ हो और ना हानि हो। ठीक है, यानी एक दूसरे पर दोनों इस तरह से निर्भर हो जिनमें एक को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, दूसरे को ना तो कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। तो इस संबंध को ही कहते हैं बच्चों क्या, सहभोजिता। जैसे में भैया बात कर लें, जैसे आम और आर्किड के बीच, आम और आर्किड, आर्किड जो पौधा होता है, आर्किड के बीच संबंध। ठीक है, क्वेश्चन किया जाता है। जैसे कभी कभार एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस पे पूछता है कि आम की शाखा पर आर्किड का पौधा उगा है, तो आम और आर्किड के बीच में पाए जाने वाले संबंध के बारे में बताइए। तो भैया इसके बीच सहभोजिता का संबंध होगा, क्योंकि बच्चों जैसे आम की शाखा पर आर्किड का पेड़ उगा है तो आर्किड की जड़ें वायवीय होती हैं, तो आम को तो भैया मतलब आर्किड को तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि इसकी जड़ें भाई टिकी हुई हैं आम के शाखा पर, आम के पेड़ पर। लेकिन भैया आम को ना तो कोई इससे प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, मतलब ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। इसी तरह से भैया ये तो एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से दूसरा, जैसे बार्नेकल व व्हेल के बीच संबंध, तो बार्नेकल क्या है, तो बार्नेकल क्या है भैया, व्हेल जो मछली होती है उसके पूरे बॉडी पर ऐसे छोटे छोटे सीप की तरह छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, जीव होते हैं, उसी के शरीर पे चिपके होते हैं। तो जो बार्नेकल होता है इसको तो भैया व्हेल मछली के शरीर पर ठिकाना मिल रहा है, जबकि जो व्हेल है इसको ना कोई लाभ है ना तो कोई हानि है, जबकि बार्नेकल को तो लाभ ही लाभ है। तो ये संबंध होगा सहभोजिता। चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अब तीनों संबंध को भैया हम एक बार अच्छे से समझा दे रहे हैं, तीनों संबंध को।
अब अगला है परजीविता। अब परजीविता क्या है? तीन के तीन में एक तो 100% डेफिनेटली श्योर है बच्चों, आएगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि अच्छे से इस चीज को अपने माइंड में रख लीजिए। अब नाम है परजीवी। परजीवी का मतलब क्या है कि भाई जब कोई एक जीव किसी दूसरे पर के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करता है तो उस जीव को परजीवी कहते हैं। तो परजीविता दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे वाले को हानि होती है। की बार इसके पहले में तो भैया एक को लाभ था, दूसरे को ना लाभ ना हानि। तो यहां पर हमने क्या बताया, जैसे मान लेते हैं कि दो जीव हैं, एक जीव ये आपका है और ये सेकंड जीव है, तो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है। तो भैया इनके और इनके बीच का इस प्रकार का संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ हो और जबकि दूसरे जीव को भैया हानि हो, तो ऐसा जो रिलेशन होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परजीविता। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि ऐसे जियो लिखा है, ये तो जियो लिखा है, जीव होगा। ठीक, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। अब हमने ये भी बता दिया कि परजीवी जीव क्या है। अब समझिएगा कि परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होती है। ठीक, तो ये क्या है? परजीविता होगा ये संबंध। जैसे में अगर हम बात करें भैया तो मनुष्य तथा जूं के बीच संबंध। तो भैया मनुष्य के शरीर पर जैसे अगर भाई मनुष्य के क्या है, सिर में जूं पड़ा है तो जूं तो खून चूस रहा है, जूं को तो लाभ है लेकिन मनुष्य को हानि है ना। दूसरा एग्जाम्पल जैसे है मनुष्य और भैया खटमल कह लें या फिर भाई मच्छर कह लें, मच्छर के बीच संबंध। तो ध्यान समझिएगा, इसमें क्या है, मनुष्य को तो भैया हानि है जबकि मच्छर को तो लाभ ही लाभ है। क्यों? क्योंकि वो खून पी रहा है हमारा। तो ये संबंध क्या हो जाएगा? परजीविता हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या कहलाएगा? परजीविता। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सहोपकारिता, क्योंकि तीन है हमने बताया ना, पर साबोजिता, परजीविता, सहोपकारिता। अब सहोपकारिता क्या है? तो भैया अब की बार क्या है? सहोपकारिता क्या है? दो जीवों के बीच या दो प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को एक दूसरे के कारण लाभ हो, तो ये संबंध कहलाएगा क्या? मतलब सहोपकारिता कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा? सहोपकारिता। तो हमने क्या बताया, जैसे इसमें मान लेते हैं एक जीव ये है और दूसरा इधर सेकंड जीव इधर है। ठीक है, तो इनके बीच में अब की बार इस तरह का संबंध एक दूसरे के कारण जिसमें भैया इस वाले जीव को भी इसके कारण लाभ हो और इस वाले जीव को भी इसके कारण लाभ हो, तो अब की बार दोनों को एक दूसरे के कारण लाभ होगा, तो ये संबंध ही कहलाएगा सहोपकारिता। क्या कहलाए? सहोपकारिता। जैसे जो प्लांट्स तथा शैवाल के बीच संबंध, प्लांट यहां संबंधित मतलब जैसे कवक है उसके में। ठीक है, तो कवक लिख दे रहे, कवक तथा शैवाल के बीच संबंध, इसमें एक दूसरे के कारण भैया दोनों को लाभ होना है, दोनों को लाभ होगा, तो ये संबंध होता है सहोपकारिता। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा क्या है? तो प्रतिस्पर्धा को भी भाई टिप्पणी में समझाया था। ठीक, प्रतिस्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्पर्धा होती क्या है? देखिए प्रतिस्पर्धा अंग्रेजी में इसी को कंपटीशन कहते हैं। जब जीवों के बीच में भोजन, पानी, आवास, वातावरण, जलवायु अर्थात इन सबके लिए क्या हो, जीवों के बीच में संघर्ष हो, लड़ाई झगड़ा। जैसे भाई
कोई भी उत्पाद अगर जैसे मार्केट में प्रोडक्ट कम होता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब जीव जंतु एक दूसरे से लड़ते हैं भाई भोजन पानी आवास को लेकर के, तो ये ही कहलाता है प्रतिस्पर्धा। क्या कहलाता है? प्रतिस्पर्धा कहलाता है, जिसको कंपटीशन अंग्रेजी में कहते हैं, है ना भैया। कंपटीशन में क्या है भाई, कम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे सीट क्या है, किसी भी क्षेत्र में 5,000 10,000 20,000 सीट निकल रहा है, फॉर्म 5 लाख 10 लाख 20 लाख पड़ रहा है। तो यही तो भैया क्या है, उस सीट के लिए ही सब लड़ रहे हैं कि भैया मुझको ये वैकेंसी चाहिए। तो वही चीज होता है प्रतिस्पर्धा। तो हमने बताया जीवों के बीच में स्थान, भोजन, जल, खनिज लवण तथा अन्य संसाधन के लिए जब संघर्ष होता है, अर्थात जब लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, तो इस क्रिया को स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और जब यह स्पर्धा एक ही जाति के जीवों के बीच में हो तो इसे अंतर जातीय स्पर्धा कहते हैं, यानी समान जातियों के बीच में हो तो अंतर जाति, तथा जब स्पर्धा विभिन्न जातियों के बीच में होती है भैया तब इसे अंतरा जातीय स्पर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा जातीय स्पर्धा कहते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए खाद्य श्रृंखला क्या है, सारे ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, याद रखना। टिप्पणी में सारे अधिकांशता क्वेश्चन यहाँ के बताए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भाई अब जैसे आपका टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकता है, लेकिन ये 2 नंबर में है, शॉर्ट में है। अब उतना भी याद रखना कि आपका 1 नंबर में भी बन सकता है, 3 नंबर में भी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये आया है तो 3 नंबर में नहीं आएगा। पेपर उठाओ, यही सारे क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछे गए हैं भैया, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, किसे कहते हैं? तो किसी पारितंत्र में जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को मारकर क्या है भैया, खाता है, तथा स्वयं अन्य जीवों के द्वारा भी खाया जाता है, तो इस श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में, कि वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है और वह जीव भी किसी अन्य जीव द्वारा खाया जाता है। तो इससे जो एक चैन बनती है उसी को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चैन कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे भैया समझना है, जैसे मान लेते हैं कि कोई घास फूस है और इसको खाने वाला कोई टिड्डा है, ठीक है, और इस टिड्डे को भी खाने वाला जैसे मान लेते हैं मेढक है, और मेढक को खाने वाला क्या है भैया, सर्प है, और सर्प को खाने वाला गिद्ध है या बाज है, और इसका भी शिकार करने के लिए मान लेते हैं शेर बैठा है, ठीक। तो ये एक चैन बन रही है ना, एक क्या है, चैन बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है, यही कहलाती है भैया क्या, फूड चैन, खाद्य श्रृंखला। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, लास्ट वाले चैप्टर का, ठीक है, कि वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहा जाता है। तो देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है, जो वन्य जीव होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीवों का संरक्षण करना होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, जैसे भैया आप मालिक बन जाएं तो वो चीज, तो व्यक्तिगत स्वामित्व हो गया, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति नहीं दी जाती है। मतलब ऐसे क्षेत्र में ना तो आप लकड़ी काट सकते हो, ना आसपास खेती कर सकते हो, ना घर बना सकते हो, तो वही चीज कह रहा है, ठीक, ना तो चारागाह मतलब जैसे पशु चरा सकते हो, तो ये चीज इसके लिए क्या है, रोक लगा होता है, प्रतिबंध होता है। इसकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित जो कार्य होता है भैया वो राज्य सरकार के अधीन होता है। भारत के कुछ प्रमुख जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो जैसे इडुक्की अभ्यारण्य जो कि केरल में है, मालाबार अभ्यारण्य जो केरल में है, बोरी अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर
अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है, घाना पक्षी विहार जो राजस्थान में है, आदि। तो ये कुछ प्रमुख मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम हो जाएंगे। चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी हम बता चुके हैं। रेड डाटा बुक क्या है भाई, वन शॉट में करवाया है अगर याद हो। रेड डाटा बुक होता क्या है, तो IUCN एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है, जीवों को संरक्षित रखने की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है। तो IUCN द्वारा जारी की गई एक ऐसी किताब जिसमें विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध वर्णन किया गया है, उसे क्या कहते हैं भैया, रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मतलब इसी किताब से मालूम चलता है कितने जीव संकटग्रस्त हैं, कितने जीव विलुप्त हो चुके हैं, कितने जीव भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे, सब पता चलता है। ठीक है ना। इस जानकारी की सहायता से ही हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं तथा उन्हें विलुप्त होने से भैया बचा सकते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीव जैसे एक सींग वाला गैंडा हो गया, कस्तूरी हिरण हो गया, बाघ हो गया, बब्बर शेर, ये सभी संकटग्रस्त जीव हैं, अर्थात जिन पर खतरा मंडरा रहा है, या यूं कह लें कि भैया जो भविष्य में कभी विलुप्त हो सकते हैं अगर इनका संरक्षण ना किया गया। तो ये होते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण लिखिए। तो जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण क्या हैं, ये लॉन्ग में पूरे 5 नंबर वाले में पूछता है, 3 नंबर वाले में भी, लेकिन 2 नंबर वाले में भी कई बार देखने को मिला है, 2-3 नंबर वाले में भी। तो जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है, अर्थात जीवों जो जैव विविधता है वो किस कारण भाई क्षति हो रही, किस कारण उसका ह्रास हो रहा है। पहला, अंधाधुंध वनों की कटाई के द्वारा, गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार हो रहा है इसके कारण, मानव की क्रियाओं या भूलवश या जानबूझकर वनों में लगाई गई आग के द्वारा, और प्रदूषण के द्वारा भी। तो इन तरीकों से भैया क्या है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो ये रहे आपके 2 नंबर वाले संपूर्ण किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आज की ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और क्वेश्चन आपके बहुत सारे तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन को लाएंगे, फिर उसके बाद 5 नंबर वाले पूरा एकदम तोड़ करके छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं भैया तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना बच्चों, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।